Good afternoon, students. Today we are going to study about the naturalism. आज हम नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरलिज्म जो है वो हमारे वेस्टर्न फिलॉसफी के डिफरेंट स्कूल्स जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने इससे पहले रियलिज्म पढ़ा है और उससे पहले हम लोगों ने आइडियलिज्म के बारे में भी पढ़ा है। टुडे वी आर स्टडी अबाउट द नेचुरलिज्म। आज हम लोग नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृतिवाद की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया है कि आइडियलिज्म में विचारों को जो है वो बहुत महत्व दिया जाता है। इसी तरह से जो रियलिज्म है वो वस्तुवाद पर आधारित है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर बेस्ड होकर के उसकी आइडियोलॉजी बनी है। लाइक दिस प्रकृतिवाद की भी अपनी ही आइडियोलॉजी है। प्रकृतिवाद जो है वो बेसिकली प्रकृति को मूल तत्व मानता है, यानी कि होल जितना भी जो प्रकृतिवाद है उसका कॉन्सेप्ट है वो हमारे नेचर पे डिपेंडेंट करता है, हमारी प्रकृति पर डिपेंडेंट करता है। ये जो कहता है, इसकी मान्यता ये है कि जो कुछ भी है वो हमारी प्रकृति है। प्रकृति ही क्या है, हमारे जीवन का मूल तत्व है, हमारे जीवन को निर्धारित करती है, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में पढ़ा कि कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो कि होती हैं। स्पिरिचुअलिटी को आइडियलिज्म है वो बेसिकली मानता है, बट इसमें स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नकारती है और ये सिर्फ ओनली वन थिंग को मतलब एक्सेप्ट करती है, दैट इज़ नेचर। ये सिर्फ नेचुरल जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो चीज़ें, उन्हीं पर आधारित है। इस दर्शन के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रकृति से ही जन्म लेती है और प्रकृति में ही वो समाप्त हो जाती है, उसके आगे पीछे उसका कुछ भी नहीं है। सो हमको क्या करना है, जो ये हमारा नेचर है उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना है और नेचर के अकॉर्डिंग रह करके हमको यहाँ पर सरवाइव करना है। अगर हम ये कहें कि इन्होंने नॉलेज गेन करने के लिए किस चीज़ को बताया है, तो इन्होंने नॉलेज गेन करने के लिए जो है निरीक्षण परीक्षण करने को, ठीक है, निरीक्षण परीक्षण करने को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। जो प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं सृष्टि में प्रकृति और पदार्थ के अतिरिक्त कोई और सत्ता विद्यमान नहीं है, यानी कि अगर हम किसी और चीज़ का एग्जिस्टेंस को माने कि प्रकृति के नेचर के अलावा भी किसी और चीज़ का एग्जिस्टेंस है और हम अपने जो हमारे जो विचार हैं हम अपने थॉट्स के ज़रिए उस एग्जिस्टेंस को पाते हैं, लेकिन प्रकृतिवादी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने सेंसेस के थ्रू जिस चीज़ को अचीव करेंगे, हम अपनी सेंसेस के थ्रू जिन चीज़ों को गेन करेंगे, ठीक है, प्रकृति ही जो है वही सब कुछ है, यानी कि हम अपने सेंसेस के थ्रू ही इस प्रकृति को देखते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम समझ पाते हैं। तो ये कहते हैं कि सिर्फ क्या है, नेचर ही सब कुछ है, प्रकृति से अलग कोई भी सत्ता नहीं है जो कि विद्यमान हो। इस तरह से जितनी भी पूरी कंप्लीट पावर है, जो हम कहें तो इन्होंने क्या किया है, जो कंप्लीट पावर है वो नेचर को दे रखी है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकृतिवादी हैं, जो नेचुरलिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट फिलोसफर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो है जो ये वर्ल्डली नॉलेज है, जो ये सांसारिक वस्तुएं हैं, इन्हीं को क्या मानते हैं, सच मानते हैं, ट्रू मानते हैं, वैलिड मानते हैं। जबकि जो भी पारलौकिक शक्तियां हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म को ये लोग एक मिथ्या मानते हैं, इसको ट्रू और वैलिड नहीं मानते हैं। आप अपनी स्क्रीन की लास्ट लाइनों में देख पा रहे होंगे कि प्रकृतिवाद जो है वो उसके जो फिलोसोफर्स हैं प्रकृतिवाद को मानने वाले,
वो कौन कौन है। तो आप अपनी स्क्रीन की लास्ट लाइन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रकृति जो वादी है उसमें जो अगर हम इंडियंस की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रकृतिवादियों में सबसे फेमस जो फिलोसोफर के रूप में माने जाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नेचुरलिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने प्रकृति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अगर हम और फिलोसफर्स की बात करें वेस्टर्न फिलोसफर्स में, तो कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, और सबसे ज़्यादा जो ये तो हमारे कुछ ऐसे राइटर्स हो गए जो जो फिलोसफर्स हो गए जो प्रकृतिवाद को सपोर्ट करते हैं, ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमियत जिनकी है, जिन्होंने प्रकृतिवाद को, जिनके नाम से प्रकृतिवाद जाना जाता है, उसी जो फील्ड में, जैसे कि हम कहते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ नेचुरलिज्म, कौन थे जो जिन्होंने नेचुरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, ही इज़ द रूसो, वो रूसो थे, ठीक है। रूसो को जो ये प्रकृतिवाद जो है, जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसका जनक माना जाता है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म माना जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रकृतिवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम विशेषता इसकी देखते हैं कि प्रकृतिवादी जो है, आप फर्स्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, कि प्रकृतिवादी जो है सब कुछ जो है प्रकृति को ही मानती हैं। देखिए, जितना भी मैंने अभी आपको इससे पहले बताया है उन सब की जस्ट निकाल के हम उसकी विशेषताओं को जो है लाइन वाइज लिख सकते हैं। तो अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इंट्रोड्यूस करी हैं, वो सब जो हैं उसकी विशेषताओं में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी। तो प्रकृतिवाद की अगर हम विशेषताओं की बात करें, एज यू सीन इन योर स्क्रीन द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट पे है कि प्रकृतिवादी जो हैं प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति से परे, प्रकृति से अलग जो है वो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है प्रकृति जो है वही सब कुछ है, और किसी और सत्ता को, किसी और को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं प्रकृतिवादी जो है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट पे कि जो प्रकृतिवादी हैं वो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड पर, ठीक है, भौतिक संसार को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो किसी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड या वर्ल्ड से परे किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो कुछ भी है यही वर्ड है, यही हमारा नेचर है बेसिकली, और नेचर का जो साइकिल है वो उसको बहुत मानते हैं। तो जो भौतिक संसार है, जो ये फिजिकल वर्ड है, इसी को मानते हैं। कोई भी आध्यात्मिक वर्ड या संसार से परे कोई भी चीज़ है वो इसको अहमियत नहीं देते हैं। द थर्ड वन इज़, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रकृतिवादी जो है वो सेंसेस को बहुत मानते हैं। सेंसेस को इसलिए मानते हैं कि प्रकृति को मानने की वजह से कि जो चीज़ें उनके सामने हैं, जो साइकिल उनके सामने चल रहा है, ये सिर्फ उसी को ट्रू और वैलिड मानते हैं। प्रकृतिवादी ये मानते हैं, अगर हम कहें, नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि सभ्यता और सामाजिक विकास जो है मनुष्य प्रकृति से दूर होने के कारण जो है, जो भी दिक्कतें, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं वो आ रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रकृति की तरफ फिर से, नेचर की तरफ फिर से रिटर्न होना है, प्रकृति की तरफ हमको लौटना है। आध्यात्मिक मूल्यों में अभी की जस्ट के अकॉर्डिंग ये निकला, आप खुद समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक मूल्यों को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। मानव का जो भी है, जो भी उसका, मानव की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी प्रकृति पर ही जो है वो डिपेंडेंट है। प्रकृतिवादी जो शिक्षा दर्शन जो है, वो एक बात और है कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो बेसिकली पूरा जो है वो चाइल्ड सेंटर था। और जैसे हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की शुरुआत, बाल केंद्रित शिक्षा की जो शुरुआत है, हम अगर स्कूल की बात करें तो प्रकृतिवाद को ही मानते हैं। और सो लेट्स बिगिन विद दिस। अब हम एजुकेशन से रिलेट करके प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे।
नेचुरलिज्म को, इस स्कूल को एजुकेशन से ऐड करके देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। प्रकृतिवाद के इससे पहले हम लोग सिद्धांत देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद के क्या क्या सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत हैं जो प्रकृतिवादियों के द्वारा माने जाते हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट सिद्धांत इसमें ये दिया है कि प्रकृतिवादी जो हैं वो विश्व में जो कुछ भी है प्राकृतिक रचना है, यानी कि प्रकृतिवाद के अनुसार जो है विश्व क्या है, हमारा ये जो संसार है ये एक प्राकृतिक रचना है। इसमें कर्ता भी प्रकृति है, यानी कि करने वाले भी प्रकृति है, और किसी चीज़ को का कारण भी बनने वाली हमारी प्रकृति ये है। और प्राकृतिक पदार्थ मिलकर जितने भी, जैसे हम मानते हैं कि हर प्राकृतिक पदार्थ मिलकर ही क्या हुआ है, इस प्रकृति का जन्म हुआ है। कोई और सत्ता ऐसी नहीं है जो उसको कंट्रोल करती है, प्रकृति ही है जो क्या करती है, हर चीज़ को बनाने वाली है। और प्रकृति से ही, उसके जो रोटेशन से ही और प्रकृति के कुछ रीज़न से ही, मतलब उसके अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उसके ही वजह से क्या होती है, प्रकृति जो है हमारी नष्ट भी होती है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जैसे सेकंड पॉइंट में है कि किसी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। थर्ड वन इज भौतिक संसार, ये जो हमारा संसार है, जो प्रकृति है, जो संसार है, जो प्रकृति का जो सर्किल है, ठीक है, ये क्या मानते हैं, उसी को सच मानते हैं। ये वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, इसलिए इसको सर्वोत्तम रचना कहा गया है, क्योंकि बुद्धि, इंटेलिजेंस, रीजनिंग पावर और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से, जिसको हम बुद्धि, तर्क और चिंतन क्षमता भी कह सकते हैं, इन चीज़ों की वजह से ये जो है प्रकृति के अन्य जीवों से भिन्न हो गया है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो देखेंगे कि जैसे कि जो प्रकृतिवाद है, जैसे कि हम कह रहे हैं बार बार कि ये वर्ल्डली नॉलेज को, वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर हम इसको देखें तो आपको खुद ये महसूस होगा जो कि जब हम सिर्फ वर्ड की बात करेंगे तो सुख की बात करेंगे, अपने हैप्पीनेस की बात करेंगे। इसी तरह से प्रकृतिवादी भी, नेचुरलिस्ट भी जो है वो सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करने की बात करते हैं, हैप्पीनेस इन लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद की शैक्षिक विशेषताएं क्या हैं, शिक्षा से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि शिक्षा में इन्होंने ये कहा है कि हमें क्या करना है, प्रकृति का अनुसरण करना है, हमको प्राकृतिक चीज़ों का अनुसरण करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, हमको अपनी जितनी भी जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं, फॉर एग्जांपल जो स्कूल करिकुलम, टीचिंग मेथड्स हैं, और भी टीचर है और हमारा स्टूडेंट है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब हमको क्या करना है, नेचर के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसका एक और भी था, प्रकृति का अनुसरण में इन्होंने, रूसों ने एक नारा दिया था कि प्रकृति की तरफ लौटो। प्रकृति की तरफ लौटो के मीन्स ये था कि समाज का जो वातावरण है वो दूषित है। अगर हम सोसाइटी में जाते हैं, हमें क्या करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना है, क्योंकि प्रकृति जो है हमें सद्गुणों से भरती है और हम समाज में आकर के दूषित हो जाते हैं। सेकेंड है शिक्षा में कि बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया है कि जो भी शिक्षा दी जाएगी वो स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग दी जाएगी। पुस्तकीय शिक्षा का विरोध, ये किसी भी चीज़ को रटने पर जोर नहीं देते हैं, इनके अकॉर्डिंग कि किसी चीज़ में पुस्तक में लिखी हुई चीज़ों पे नहीं, बल्कि हमको क्या करना है, खुद करके सीखना है। एक तो स्वतंत्रता पर, जैसे आप नेक्स्ट पे देख पा रहे होंगे कि बालक की स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि नेचर में जो है हर चीज़ें स्वतंत्र हैं, तो इसी चीज़ को वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ती हैं। वो उनका जितना भी जो डेवलपमेंट होता है वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग खुद ब खुद हो जाता है नेचर इन्वायरमेंट में। उनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बताना नहीं होता है कि इस टाइम पे ये करो,
उनका जो ग्रोइंग है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। इसी की तरह से ये कहते हैं कि ह्यूमन की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो बेसिकली अपने आप जो है वो आप उस पर बहुत ज़्यादा दबाव ना डालिए। उसको जब सीखना होगा वो उस चीज़ को उसकी एज के अकॉर्डिंग वो सीख लेगा। इसलिए ये कहते हैं कि बालक की इन्होंने स्वतंत्रता पर जो फ्रीडम है इसमें अनलिमिटेड जो है स्टूडेंट को फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, लास्ट लाइन, कि बालक की योग्यता, क्षमताओं पर और रुचियों पर जोर दिया गया है। यानी कि जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जो भी बेसिकली पूरी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा, कंस्ट्रक्शन होगा जो पूरा भी नॉलेज का, वो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे करिकुलम की। अगर हम बात करें नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम की जो संरचना है वो आप इतना मान के चलिए इस पूरे नेचुरलिज्म में कि ये जो है पूरा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर मतलब बेस्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा पर मतलब ये बेस है। तो प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम में जैसे हम ये पढ़े मतलब देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम का कंस्ट्रक्शन है, वो जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो फुल जो कंस्ट्रक्शन होगा वो चाइल्ड को, बच्चे को जो है वो केंद्र में रख करके होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा ये एक चीज़ ये भी ये मानते हैं प्रकृतिवादी कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट जब करते हैं या हम जब भी बच्चों को सिखाते हैं कोई चीज़, तो हम लोग ये चीज़ करते हैं कि बालक को बालक नहीं समझते हैं, बल्कि बालक को एक बड़ा आदमी समझ करके उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी जो एज के अकॉर्डिंग हम उसको बातें नहीं सिखाते हैं, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, उसकी एज से ज़्यादा की बातें ऐसा मान के चलते हैं कि उसको बालक नहीं समझते, बल्कि हम उसको एक कोई बड़ा इंसान, एक प्राण समझ करके उसको क्या करते हैं, किसी चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसमें बिल्कुल निगलेक्ट की गई है। इन्होंने कहा है कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स की किसी भी चाइल्ड की, उस डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है, उन डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डेवलपमेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है कि हम हर स्टेज के अकॉर्डिंग, जो हमारी जो भी स्टेज है, हम हर स्टेज के अकॉर्डिंग क्या करें, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करें। और ऐसे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम हो कि हर स्टेज पर उसके जो सारे डेवलपमेंट हैं जो कि पॉसिबल हैं और होने चाहिए, वो सारे डेवलपमेंट एक चाइल्ड के हो जाए। एक चीज़ और, जैसे कि जो स्टूडेंट जितना भी हमको करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है, वो हमको चाइल्ड की एबिलिटी, उसकी एज देख करके, चाइल्ड की एज देख करके हमको कंस्ट्रक्ट करना है कि चाइल्ड की क्या एज है और उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, करिकुलम को अपने कंस्ट्रक्ट करना है। और करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने टाइम ये चीज़ बहुत ख़ास ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नेचुरलिज्म जो है वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, फ्रीडम को बहुत ज़्यादा मतलब इसका पक्षधर है। तो इसलिए हमको करिकुलम के मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम भी इस बात का ख्याल रखना है कि करिकुलम ऐसे बनाना है जिसमें जो चाइल्ड को हो फुल फ्रीडम मिल सके। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि प्रकृतिवाद का, नेचुरलिज्म का जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, हमारी टीचिंग मेथड्स हैं, उन पर क्या प्रभाव है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो इन्होंने जो फुल अपना फोकस किया है वो 3 चीज़ों पे किया है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर। सेकेंड वन इज़ अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एंड थर्ड वन इज़ खेल द्वारा सीखना, प्ले वे मैथड के थ्रू। ये जब प्रकृतिवाद जो है हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इससे क्या हुआ, चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो हुई वो बढ़ी। इसके बाद जितने भी मैथड्स बनाए गए वो चाइल्ड को सेंटर्ड बीच में फोकस करके बनाए गए, चाइल्ड को सेंटर में रख करके बनाए गए। इससे पहले जो भी मैथड्स बनाए जा रहे थे, जो
करिकुलम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो बेसिकली टीचर सेंटर्ड हो रहा था। अध्यापक को केंद्रीय भूमिका में रख करके करिकुलम का कंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथड्स एंड व्हाटएवर व्हिच इज़ यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन, जो भी टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब का मेन फोकस हमारी टीचर थी। बट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इन दिस प्रकृतिवाद की इंट्रोडक्शन के बाद जितना भी जो भी मतलब सेंटर्ड हुआ वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। इस स्कूल ने चाइल्ड को बीच में फोकस करके काम किया। तो इसके बाद जो मतलब जितनी भी टीचिंग मेथड्स जो हैं वो बनी हैं वो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी लास्ट लाइन में देख भी पा रहे होंगे कि इसमें नर्सरी मेथड जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, यो प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डाल्टन मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। ये सारे जो मेथड हैं, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, हम पढ़ते हैं अपने वेट अ मिनट, हम अपने इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड भी हैं। ये सारे मेथड जो हैं ये हमारी प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म की ही देन है। हमारे जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उससे रिलेटेड होकर के ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग जो नेचुरलिज्म और प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ, नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड्स, इसको फोकस करके पढ़िएगा। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी प्रकृतिवाद और अनुशासन। नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन, प्रकृतिवाद और हम अनुशासन की बात करते हैं तो ये जो है किसी भी तरह के एक्सटर्नल डिसिप्लिन यानी कि बाह्य अनुशासन के विरुद्ध थे बिल्कुल। और ये मानते हैं कि जो भी है हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति में रह करके हमारे जो स्टूडेंट है उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। और अनुशासन की बात करें तो फिज़िकल जो भी है पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड को इन्होंने बिल्कुल ही मना किया है, बिल्कुल नकारते हैं ये शारीरिक दंड को। और ये मानते हैं कि जो भी जैसा करेगा उसको प्रकृति जो है उसी के अनुसार दंडित करेगी, आपको इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बालक किसी भी आग मतलब कोई भी ऐसी गर्म चीज़ है अगर उसको छुएगा तो प्रकृति उसको स्वयं दंडित करेगी, वो उसके हाथ को क्या होगी, वो जल जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो अगर फिर वो नेक्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं करेगा तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसको मतलब फ्रीडम उनको दीजिए, उनको विकसित होने की, उनको डेवलप करने की। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप पर उन्होंने मना किया है। अगर हम अनुशासन की एक लाइन में बात करते हैं डिसिप्लिन में तो इन्होंने फुल फ्रीडम की बात करी है। नेक्स्ट प्रकृतिवाद एवं शिक्षा की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद को में ये माना गया है कि शिक्षक का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं माना गया है। इसमें ये कहते हैं कि जो हमारा नेचर ही है वही हमारी शिक्षक है और नेचर से बेहतर शिक्षक कोई नहीं हो सकता है। तो जैसे हम देखें कि आइडियलिज्म में जो हमारी टीचर की प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टीचर को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, उसको मेन सेंटर में रखा गया है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, बिल्कुल टीचर का कोई रोल नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, बस आप उसको गाइड कर सकते हैं इसी तरह से। शिक्षक का कार्य सिर्फ इतना ही है कि वो क्या करे, एटमॉस्फेयर जो टीचिंग लर्निंग का जो एटमॉस्फेयर है बस उसको क्रिएट कर दे और जो स्टूडेंट हैं वो अपने अनुभवों के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा क्या करेंगे, ज्ञान जिससे क्या हो वो नॉलेज को एक्वायर कर सकें। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्या करना है, डेवलप कर देना है। जैसे कि मैं आपसे पूरे टाइम ही बोली हूँ कि जैसे चाइल्ड सेंटर्ड मतलब एजुकेशन पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो स्टूडेंट का रोल है, जो बालक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो है रोल इम्पॉर्टेंट है, वो फर्स्ट प्लेस पर आता है। ये कहते हैं कि बालक में जो जन्मजात अच्छाइयाँ और श्रेष्ठता के दर्शन करते हैं और उसी का विकास हमको क्या करना है, बस करना है। जो बालक है वो जन्म से ही श्रेष्ठ है और हमें क्या करना है, सिर्फ उन जो अच्छाइयों को क्या करना है, उनको डेवलप होने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट देना है।
जैसे हम ये कहें कि हमको बालक को सही करना है या बालक को सही रास्ते पे लाना है, तो इस चीज़ को ये बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं कि बुराइयां जो हैं वो समाज में रह कर के आती हैं। क्योंकि जब बालक जो है, जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है हमारा, जब वो बॉर्न होता है तो वो जो है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं होती। जब वो समाज के संपर्क में आता है तभी उनमें जो बुराइयां हैं वो पैदा होती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे जो स्टूडेंट जो है, हमको अच्छाइयाँ जो हैं उसको नहीं बतानी है, बल्कि हमको उसको बुराइयों से बचाना है। ओके, अब आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपको इसमें नहीं समझ में आता, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।